ये पुस्तक श्री अरुण जेटली को समर्पित है। अरुण जी अगर होते तो मंच पर होते, और मैं ये भी महसूस करता हूँ कि मुझे आज ज़्यादा सुनना चाहिए, बोलना कम चाहिए। लेकिन और मुझे जो बोलना था उसे डॉक्टर महेश चंद शर्मा जी ने बहुत अच्छे ढंग से रख दिया है। कुछ बातें इसके बावजूद, चूँकि कि कार्यक्रम में हमारा नाम जुड़ा हुआ है, तो मैं रखना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप माने या न माने, नियतिवाद एक हकीकत है, तथ्य है। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी इस पुस्तक का लोकार्पण 9 दिसंबर को कराना चाहते थे, परंतु हुआ 18 जून को। इस पुस्तक का पहला अध्याय 9 दिसंबर है, दूसरा अध्याय भी 9 दिसंबर है और आखिरी अध्याय 18 जून है। अठारह जून का प्रसंग क्या है, इसको जिन लोगों ने भी आज दैनिक जागरण पढ़ा होगा उन्होंने जान लिया होगा, इसलिए मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। शिमला से डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी का साहित्य सम्मेलन में एक भाषण छपा है, उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है कि ये 18 जून का हमारे यहाँ महत्व क्या है। मैं केवल ये कहूँगा कि 18 जून को जो ये पुस्तक लोकार्पित हो रही है, वह पुस्तक अपने आप में ये कह रही है कि जो भारत का पहला संविधान का संशोधन था वह असंवैधानिक था। दूसरी बात कि उस संशोधन से संसदीय प्रणाली की नींव पड़ी। आप पूछेंगे कि ये कैसे, तो मैं कहूँगा कि इसलिए क्योंकि जिन्होंने संविधान बनवाया, जिसकी अध्यक्षता बड़ी खूबसूरती से की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी ईमानदारी में, निष्ठा में, विद्वता में किसी को कोई संदेह नहीं था, उस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मन में पहले संविधान संशोधन पर हिचक थी, और उस हिचक को इसलिए थी क्योंकि सांसद या मंत्री संविधान की शपथ लेता है, संविधान के पालन की शपथ लेता है, लेकिन हमारा राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। और पहला ही संशोधन संविधान की रक्षा के उस शपथ को तोड़ रहा था, और इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मन में हिचक थी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और उसी संविधान संशोधन से जो राजद्रोह की वापसी हुई, जो आज चर्चा में है, सुप्रीम कोर्ट में उस पर बहस हो रही है। और मैं ये भी कहूँगा कि किरण रिजिजू जी किन्हीं कारणों से नहीं आ सके, आने वाले थे, परंतु आपने पढ़ा ही होगा कि भारत सरकार ने तो ये स्टैंड लिया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो ये 124A है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है, वो ठीक है। परंतु अचानक एक दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि किरण रिजिजू कह रहे हैं, माननीय कानून मंत्री, कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर हम उसका पर पुनर्विचार कर रहे हैं। तो पुनर्विचार
ये एक कदम आगे है। और मैं इस अवसर पर, मेरा व्यक्तिगत मत है कि उस पुनर्विचार का नतीजा ये होना चाहिए कि संविधान की धाराओं से राजद्रोह समाप्त किया जाना चाहिए। चार बातें हैं। संविधान की राजनीति है, संविधान के लिए राजनीति है। अब संविधान के लिए जो राजनीति है उसको मैं दुधारी तलवार कहूँगा, उसकी व्याख्या मैं नहीं करना चाहूँगा। लेकिन संविधान की जो राजनीति है उससे दो चीज़ें निकली हैं। संविधानवाद निकला है और औपनिवेशिकता की जड़ें भी गहरी हुई हैं। संवैधानिक राजनीति तीसरी बात है और संविधान की चेतना चौथी बात है, जो 2015 से प्रारंभ हुई है, जिसके बारे में माननीय मनोज सिन्हा जी ने, हरिवंश, आदरणीय हरिवंश जी ने, सब ने कहा है। मैं ये कहूँगा कि हमारा जो संविधान है उसकी ऊंचाई सबसे बड़ी ऊंचाई है और उसकी कोई तुलना नहीं है, किसी हिमालय से भी तुलना नहीं है। और इस संविधान की गहराई भी उतनी ही गहराई है जितनी सागर की गहराई को नाप नहीं सकते, परंतु उसी तरह से संविधान, हमारे संविधान की गहराई को भी नापा नहीं जा सकता। और इसे बताने वाली बहुत सारी पुस्तकें हैं, फिर भी ये पुस्तक क्यों? तो मैं गुरु नानक के जीवन की एक घटना सुनाना चाहता हूँ। मैं उस घटना से ही कह सकता हूँ कि प्रेरित भी हुआ। गुरु नानक के जीवन की घटना यह है, आप सब जानते हैं कि गुरु नानक ने बहुत यात्राएं की। यात्रा करके गांव आते थे तो फिर अपना स्ववेश बदल देते थे और किसान के वेश में आ जाते थे। वे एक गांव में पहुँचे, सूफियों का गांव था, और आजकल माननीय मनोज सिन्हा जी सूफियों के बीच में ही रहते हैं, तो इन्होंने भी सूफियों की बहुत सारी किस्से सुनाए। वो गांव भी सूफियों का था और गुरु नानक गाते थे और मर्दाना ताल देता था। आप जानते हैं मर्दाना को? गुरु नानक का शिष्य भी था, साथी भी था, सेवक भी था। मर्दाना रोज उठा करके आसपास में जहाँ भी कोई बगीचा होता था वहाँ जाता था और फूल चुनता था और गुरु नानक के चरणों में रख देता था। उस गांव में जब गुरु नानक पहुँचे तो सूफियों का गांव था और सूफियों का जो सरदार था, या कहेंगे कि फकीर जो था, उसने सोने के कटोरे में खूब लबालब दूध अपने एक सूफी शिष्य के हाथों भेजा और उसने गुरु नानक के सामने रख दिया। तिवारी जी जरा पानी दे दीजिए। अच्छा, तो अब उस जो कटोरा गुरु नानक के सामने आया, गुरु नानक ने समझ लिया कि इस संदेश क्या है। संदेश यह था कि यहाँ बड़े संत हैं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु नानक समझ गए। जो मर्दाना ने फूल रखा था उनके चरणों में, उसमें से एक फूल उठाया और उस कटोरे में तैरा दिया। कटोरे से एक बूंद भी जो दूध है वो गिरा नहीं और उसने कहा कि
अपने गुरु को ले जाकर दे दो। गुरु को लेकर के वो गया और गुरु ने भी गुरु नानक देव का संदेश समझ लिया और दौड़ता हुआ आया और कहा कि महाराज आप आइए और आपकी यहाँ ज़रूरत है। ये पुस्तक दूध के कटोरे में भरी हुई संविधान की सारी पुस्तकों पर फूल की तरह से तैर देगी। इसे आदरणीय हरिवंश जी ने भी कहा, मनोज जी ने भी कहा और मैं भी ये मानता हूँ, क्योंकि गुरु नानक का इसको आशीर्वाद है। मेरा ख्याल है कि इस पुस्तक के लिए भी जगह है और जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप भी मेरी बात से सहमत हों। जानने की ज़रूरत यह है कि संविधान बनने के वक्त परिस्थितियां क्या थीं, और मैं कहूँगा कि विकट परिस्थितियां थीं। मैं उन परिस्थितियों का बहुत वर्णन करने नहीं जा रहा हूँ, उसमें समय लगेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि संविधान पर जितनी पुस्तकें हैं बड़े बड़े विद्वानों ने लिखी हैं। एक विद्वान जो हमारे संविधान वेत्ताओं का महागुरु माना जाता है, वो कैसे महागुरु हुआ ये मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन उसने पूरी ज़िंदगी भारत में रह कर के, भारत में आ कर के उसने संविधान पर 2 किताबें लिखी। पहली किताब लिखी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, और दूसरी किताब लिखी वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं उस पुस्तक ने एक हमारे मन में धारणा पैदा कर दी कि गांधी जी का कोई रोल नहीं था संविधान के बनाने में। मैं खोजता था कि क्या ऐसा हो सकता है। जिस व्यक्ति ने 1920 में उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला और उन्होंने 1934 में भले कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी हो, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व तो वो 30 जनवरी 1948 तक कर रहे थे और इसको लॉर्ड माउंटबेटन भी मानते थे। उसके जवाहरलाल नेहरू के मतभेद रहे होंगे, लेकिन वो भी मानते थे। ऐसा महात्मा गांधी, क्या संविधान के निर्माण में उनका कोई रोल ही नहीं था? तो जो गांधी वाङ्मय है, उस गांधी वाङ्मय में इसके ढेर सारे उदाहरण हैं और उन उदाहरणों से इस किताब में हमने बताने की कोशिश की है कि महात्मा गांधी का रोल क्या था। यहाँ राजीव रंजन गिरी, प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी बैठे हुए हैं। मैं इनका बहुत उपकार मानता हूँ, कृतज्ञ हूँ इनके प्रति कि जब भी गांधी वाङ्मय में तारीख उद्धरण की मुझे ज़रूरत पड़ी, इनको जब भी मैंने फ़ोन किया 10 या 15 मिनट में इन्होंने मुझे तुरंत उसकी के व्हाट्सएप पर भेज दिया। उसको मैंने मेल पर उतरवाया, पढ़ा, फिर पूछा, जो भी हो। तो मैं ये कहूँगा कि संविधान को समझाना एक बात है और उसकी रचना प्रक्रिया और उसके इतिहास को जानना दूसरी बात है। ये पुस्तक उसकी रचना प्रक्रिया और इतिहास को बताने की कोशिश करती है इस रूप में कि अगर आप इसका ठीक इतिहास जानें तो जो संविधान 70 सालों 75 सालों से इस देश का मार्गदर्शन कर रहा है, उस संविधान में को भविष्य का संविधान बनाने के लिए क्या करना होगा, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा कि अहिंसक क्रांति से भारत में पहली बार ऐसी चेतना जगी
कि अंग्रेजों से बराबरी के स्तर पर मोल भाव शुरू हुआ। अंग्रेजों से बराबरी के स्तर पर मोल भाव की जो सबसे पहली घटना है वो 1931 की है, जो गांधी और इरविन की वार्ता को हम के रूप में हम जानते हैं। और उसके बाद मैं इस घटना का इसलिए उल्लेख करना चाहता हूँ क्योंकि इसको दूसरे ढंग से देखा गया है, परंतु वो पहली घटना है जिसमें कि भारत का एक नेता अंग्रेज़ों के बराबर बैठ कर के उसके से बराबरी पर बात कर रहा है, और वहाँ से हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक नया मोड़ शुरू होता है और उसमें संविधान भी है। लेकिन ये जो संविधान बना, जो आज़ादी आई, वो भी मोल भाव से आई। हम जो संविधान बनाना चाहते थे, या जो संविधान सभा जो संविधान बनाना चाहती थी, वो संविधान नहीं बना है। संविधान सभा तो अखंड भारत के लिए बनी थी। तो आज़ादी, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो यहाँ समय भी लगेगा और मेरे बहकने का भी खतरा है। तो आज़ादी, सत्ता हस्तांतरण, देसी रियासतों का विलय, भारत का बंटवारा, ये सब उस मोल भाव के हिसाब किताब हैं। आप इन चीज़ों को इस रूप में अगर देखेंगे तो इतिहास की एक नई दृष्टि से आप अवगत हो सकेंगे। और सत्ता हस्तांतरण, लोग कहते हैं सत्ता हस्तांतरण हुआ। विद्यार्थियों से पूछिए, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों से पूछिए कि कहाँ हुआ सत्ता हस्तांतरण। वाइसराय हाउस में हुआ, नेहरू जी के घर में हुआ, कहाँ हुआ? याद रखिए कि सत्ता हस्तांतरण संविधान सभा के अंदर हुआ। 14 अगस्त की रात 12 बजे, और वो इस किताब में है कि कैसे हुआ। राजेंद्र बाबू संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। मैं उसका थोड़ा सा उसका वर्णन करना चाहता हूँ। एस गोपाल, जो डॉक्टर राधाकृष्णन के बेटे हैं, उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन की जीवनी लिखी है, और उसके पेज नंबर 187 पर आप एक हिस्सा पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसमें एक रहस्य का वो उद्घाटन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन को बुला करके कहा था कि मेरे भाषण के बाद तुम या आप तब तक भाषण करते रहना जब तक घड़ी की 12 न बज जाए। इसलिए आप अगर उस समय की कार्यवाही पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 2 ही भाषण हुए हैं उस दिन। और जब उनका भाषण समाप्त हुआ तो ठीक 12 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 3 घोषणाएं की। उसमें से पहली घोषणा यह है कि संविधान सभा सत्ता प्राधिकार स्वयं ग्रहण करती है। यही था सत्ता का हस्तांतरण। उसकी औपचारिकताएं वाइसराय हाउस में हुई, अगले दिन शपथ हुई, वो बात अलग है। मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे कुछ मित्रों ने पूछा है कि मुझसे फ़ोन करके वो पूछते रहते हैं, और हमारे मित्र कई तरह के हैं। हमारे ऐसे मित्र भी हैं जो हमारी निंदा भी करते रहते हैं, और मित्र हैं लेकिन। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये आप संविधान के विशेषज्ञों के बीच में आप लोकार्पण क्यों नहीं करा रहे हैं। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि किसी वक्तव्य का बहुत महत्व नहीं होता है, वक्तव्य कौन दे रहा है इसका महत्व होता है। मैं वही बात कहूँ उसका कोई मतलब नहीं है। आदरणीय हरिवंश जी वही बात कहेंगे
तो उसका महत्व है, लोग ध्यान देंगे। और इसलिए इस आयोजन के अंत में जब प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा, तो मैं नहीं जानता कि वो क्या बोलेंगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उस संबोधन से एक संवैधानिक चेतना पैदा होगी। और मैं ये कहूँगा, संविधान दिवस की चर्चा हुई है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि अब जब 26 जून आता है तो वो राष्ट्रीय पर्व हो गया है। किसी स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, संस्थाओं में अब संविधान पर ऑनलाइन, ऑफलाइन इतनी चर्चा होती है कि संविधान, भारत का संविधान त्राहि करने लगता कि भाई मुझे आपने भुला दिया था और अब आप इतना याद कर रहे हैं कि मेरे लिए फुर्सत ही नहीं मिल रही है। मैं ये भी कहूँगा कि आज आदरणीय शिक्षा मंत्री जो बोलेंगे उससे भी संविधान के बारे में शिक्षा संस्थानों में, समाज में जानने की एक उत्सुकता होगी। और इसलिए इस आयोजन में आप लोगों को बुलाकर आग्रह करके, इसलिए ही हमने ये आयोजन, मैंने नहीं, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने, महेश जी ने, ये मनमोहन सिंह जी ने, इन लोगों ने जो आयोजन किया है वो इसका महत्व इस तरह से है। संविधान के बारे में जागरूकता का जो भगीरथ प्रयास है, जिसके बारे में अलग अलग अनुमान लगाए गए, उस भगीरथ प्रयास का एक व्यक्ति आपके बीच में बैठा हुआ है। और मैं ये कहूँगा कि अनेक लोग हैं जो, जैसे मैं इस समय या नाम लेना चाहूँगा प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप का, मैं नाम लेना चाहूँगा जितेंद्र बजाज जी का, मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा का, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसी तरह से गांधीयन लोगों में अनेक लोग हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने संविधान के लिए वैराग्य ले लिया, घर से संन्यास ले लिया, वो व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है। और कल जब मैंने इनको फ़ोन करके पूछा कि आप आ गए हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि न, मैं सुबह के जहाज़ से आ रहा हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, बजरंग मुनि जी हमारे बीच में हैं, बजरंग मुनि जी को मैं विनती कर रहा हूँ कि आप अपनी जगह खड़े हो जाइए ताकि आपको लोग देख सके। आप बैठिए, आप आए। और ये इनसे मैं पूछता हूँ कि आपकी स्वास्थ्य कैसा है, तो कहते हैं कि आपसे अच्छा है। अच्छा, और इन्होंने, मैंने आज से 18-20 साल पहले हम सब लोग दिल्ली से उठ करके इनके घर, इनके स्थान पर गए, संविधान पर वहाँ गोष्ठी हुई। और इन्होंने जो गोष्ठियों का सालों सिलसिला चलाया, उसमें सुभाष कश्यप जी गए थे, कौन कौन नहीं गया था। और आज भी ये भले रायपुर में रहते हैं, लेकिन केवल संविधान की चेतना जगाने का एक प्रयास, जिस व्यक्ति ने, मुझे मेरी जानकारी में और कोई दूसरा नहीं है सिवाय बजरंग मुनि जी के, और ये कर रहे हैं। और मैं समझ गया। आखिरी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि तिवारी जी का अनुशासन मानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो मैं ये कहूँगा कि
ये जो पुस्तक है उसको बढ़ा चढ़ा कर मत देखिए, इसमें कमियां बहुत हैं, लेकिन 9 दिसंबर 1946 से 18 जून 1951 तक ये पुस्तक आपको एक यात्रा पर ले जाती है। और मैं ये कहूँगा कि ये जब संविधान स्वीकार हुआ तो संविधान का वो पहला सोपान था। ये पुस्तक पहले सोपान से आपको परिचित कराती है, लेकिन आज जब हम 2022 में हैं तो संविधान स्वयं चल करके अब 10 सीढ़ी और ऊपर चढ़ गया है, 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया है। तो आप पूछेंगे कि कितनी और सीढ़ियाँ बाकी हैं, तो मैं कहूँगा कि ये हमको पता नहीं है, लेकिन जो संविधान की मंजिल है उसके बारे में मुझे पता है, और मैं उसकी की ओर ही आपका ध्यान खींच करके अपनी बात समाप्त करूँगा। संविधान की मंजिल है स्वराज। और स्वराज को समझना हो तो आपको गांधी को समझना पड़ेगा। गांधी को समझना हो तो जो लोग ये कहते हैं कि गांधी जी संसदीय राजनीति के खिलाफ थे, तो मैं गांधी जी की ये हिंद स्वराज लेकर आया हूँ, खास सोच करके लेकर आया हूँ। और इस हिंद स्वराज के में हिंदू स्वराज के यहाँ बहुत मुझसे हजारों गुना ज़्यादा बनवारी जी बैठे हैं, राजीव बोरा जी बैठे हैं, उनके सामने मैं ये बात कहने की धृष्टता कर रहा हूँ, लेकिन करूँगा। ये जो हिंद स्वराज है वो 1921 में गांधी जी ने यंग इंडिया के गुजराती संस्करण में हिंद स्वराज के बारे में लिखा, और शीर्षक भी है हिंद स्वराज के बारे में। मैं उसका केवल 1 या 1.5 वाक्य पढ़कर अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि गांधी जी जो ने हिंद स्वराज लिखा और वो संसदीय राजनीति के खिलाफ थे, मित्रों आप ज़रा इस किताब को पढ़िए और इस भ्रम से निकल जाइए। गांधी जी संसदीय राजनीति के पक्ष में थे, और गांधी जी चाहते थे, गांधी जी जानते थे कि भारत की आज जो मांग है वो संसदीय राजनीति की मांग है, और इसलिए उन्होंने लिखा भी है कि आज मेरी सामूहिक प्रवृत्ति का ध्येय तो हिंदुस्तान की प्रजा की इच्छा के मुताबिक पार्लियामेंट्री ढंग का स्वराज पाना है। ये 1921 में वो लिखते हैं। तो मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आप सबसे एक बात का निवेदन करके अपनी बात पूरी करूँगा। धर्मवीर भारती को बहुत पहले जब मैं पढ़ता था तो हम 2-3 लोगों ने एक शरारती पत्र लिखा, और लिखा जो मुझे याद है, मैंने लिखा कि धर्मयुग में आप अपनी तारीफ़ की चिट्ठियाँ तो बहुत छापते रहते हैं, हमारी चिट्ठी छापिए जो में हम आपकी आलोचना की है। मैं आप सबसे कहता हूँ कि इस पुस्तक में राकेश सिंह को, प्रज्ञा संस्थान को, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को आप मान लीजिए, पोस्ट ऑफिस मान लीजिए, और इसकी आलोचना की चिट्ठियाँ इनको भेज दिया करिए। यहाँ जो जो इसमें आपको आलोचना दिखती हो, जो जो चीज़ें आपको खटकती हो, तो उसको वो इन तक पहुँचा दीजिए, तो फिर आगे सुधार भी हो जाएगा। इस पुस्तक में एक अशुद्धि, गलती रह गई है, उसका दोषी कौन है मैं नहीं जानता, अरुण भारद्वाज हैं या मैं हूँ या प्रभात जी हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि प्रभात जी की इच्छा के कारण वो दोष रह गया है। इस पुस्तक में जहाँ श्री लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र है,
वहाँ उनको पूर्व प्रधानमंत्री लिखा गया है। मुझे लगता है कि प्रभात जी चाहते थे कि वो पूर्व प्रधानमंत्री ही बने रहें।